दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस पे आज हम एक बार फिर से हिंदुस्तान की एक सबसे चर्चित फिल्म पर एक खास चर्चा लेकर आए हैं और वह फिल्म है शोले। शोले एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी और इन दिनों खास तौर पर जबकि इस फिल्म के रिलीज के 50 साल पूरे हो रहे हैं तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस फिल्म की चर्चा हो रही है। आखिर शोले इतनी बड़ी कल्ट मूवी कैसे बन गई? इसके डायलॉग, इसके गाने, इसके सीन, तमाम चीजें, सारे कैरेक्टर्स लोगों के जहन में कैसे समा गए कि 50 साल बाद भी आज सबकी जुबान पर है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से देश के विख्यात लेखक, पत्रकार और माधुरी के पूर्व संपादक श्री विनोद तिवारी जी नमस्कार। आए हैं पिक्चर प्लस के मंच पर। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। धन्यवाद। विनोद सर, हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, आपको याद होगा, जय संतोषी माँ के बारे में। जी हाँ। हालांकि पुरानी बात हो गई, लेकिन उस समय हम लोगों ने शोले के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। हाँ। और सन 1972 की वह फिल्म है और आज 50 साल उस फिल्म के रिलीज के हो रहे हैं। जी। अपने आप में बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि उस फिल्म को लेकर के एक बार फिर से उत्सुकता का माहौल है। उस फिल्म के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हालांकि उस फिल्म के बारे में बहुत कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस फिल्म के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो या तो फिर मिथक बन गई हैं या फिर हो सकता है उसमें बहुत सारी सच्चाई ना भी हो या फिर सच जी कुछ हाँ। और भी। और आप तो उस हम्म। वक्त वहां पर थे जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जब वो रिलीज फिल्म हुई, सारे माहौल के जी आप साक्षी जी वह हाँ। जी समय। हाँ। तो सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे ये हो जाता है कि शोले हम्म। एक ऐसे है जो एक युग का आईना, ऐसा कुछ भी अनुमान था कि रिलीज के बाद इतने सालों के बाद शोले की लेकर के हम इतनी चर्चा करेंगे? देखिए, शोले की बात शुरू करते समय मुझे एक बात लगती है, ये चर्चा वहां से शुरू करनी चाहिए जहां राजू श्रीवास्तव ने इसको एक बार ले जाके छोड़ दिया था। राजू ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि उनकी कल्पना ये है कि 50 साल हो गए, गब्बर बूढ़ा हो गया, आवाज में दम नहीं रहा, उसके लोग सारे के सारे बदल गए और कोई उसको जी की बात सुनता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हो तो शोले कैसी दिखाई देगी? ये कल्पना हालांकि कुछ अजीब सी लग सकती है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो पीढ़ी थी जो जी। दीवानी हो गई थी इस फिल्म के लिए, वो भी अब हम्म। बूढ़ी हो गई है। तमाम जी जी लोग जो बिल्कुल। जो दर्शक हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल 20 बार 25 बार इस फिल्म को देखा और फिर भी देखने की चाह उनमें बाकी रह गई, वो सब अब बहुत सारे लोग रहे नहीं, बहुत सारे बूढ़े हो गए और बहुत सारे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि बार बार उस फिल्म को देखें। लेकिन ये भी बात सही है कि उसके बाद जो पीढ़ी आई, दूसरी तीसरी बल्कि चौथी तक पीढ़ी जो आई, वो भी आज तक इस फिल्म को बार बार देखना चाहती है। जी जी। तो कुछ है, कोई ऐसा बड़ा आकर्षण इस फिल्म के बारे में है जो इसको निरंतर कहना चाहिए कि चिर युवा बनाए हुए है। हम्म। तो ये कैसे बनी या कैसे क्या उस समय का माहौल था, इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, जी समय तक शुरू होने के समय तक कोई बड़ी बात नहीं थी। जी। सिर्फ इतना था कि जो डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी, वो इसके जी। पहले सीता और गीता बना चुके थे और वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। हम्म। तो उनका एक बैनर ऐसा बन गया था कि लोग उनके साथ काम करना चाहते थे। तो यहाँ जी तक जी। तो ठीक है। हम्म। इसके बाद वो लोग शूटिंग के लिए चले गए बेंगलोर, उनकी पूरी यूनिट। हम्म।
और तब तक भी बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी, किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी बात को होने वाली है या कुछ होना है, क्योंकि बहुत सारी शूटिंग्स ऐसे होती हैं, बार-बार होती रहती हैं। ये भी वैसी ही थी। लेकिन धीरे-धीरे जो बातें वहाँ से आनी शुरू हुई, सबसे पहले तो इस फ़िल्म की लोकेशन को लेकर के। जी, जी, बिल्कुल। ये बात तय हुई कि बेंगलोर से 80 मील दूर करीब एक जगह उन्होंने छाँटी है, जहाँ एक गाँव बना दिया है और उस गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं। और गाँव भी ऐसी जगह में है जो कोई हिंदुस्तानी गाँव जैसा हम लोग पहले से फ़िल्मों में देखते आए हैं, वैसा नहीं है। वहाँ पत्थर हैं, पहाड़ हैं, पगडंडियाँ हैं और कोई बहुत ऐसा खूबसूरत लहलाती हुई ये फसलों वाला नहीं है, हरे-हरे पेड़ और बैलगाड़ियाँ चल रही हैं और ये है और वो है और हरियाली है और ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग किस्म का माहौल है। ये बात आने लगी। जब ये बात शुरू हुई, तब ये उत्सुकता हुई कि भई क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं रमेश सिप्पी वहाँ? हुँ, तो मालूम पड़ा कि वो बहुत बड़ी एक कास्ट लेकर के, बहुत सारे लोगों को लेकर के, हुँ। जिसमें जितने कलाकार हैं, उतने ही घोड़े भी हैं। हाँ, हाँ, और जी। उनके लिए ये सच बात है कि फ़िल्म में जो भी आर्टिस्ट है ना, उनमें घोड़ों का शुमार ज़रूर होना चाहिए। हाँ, उनको लेकर के उन्होंने वहाँ पूरा एक अस्तबल इतना बड़ा बना रखा है, सैकड़ों लोग वहाँ रह रहे हैं, उन घोड़ों को खिलाने वाले, देखने वाले, चलाने वाले, इतने हुँ, लोग वहाँ रह रहे हैं। ज़रूरत के समय के लिए ग्रामीण वहाँ हैं, लोगों को हाँ, ले गए हैं और कुछ अलग किस्म की चीज़ हो रही है। तो ये बात आने लगी फ़िल्म को लेकर के और फिर धीरे-धीरे ये बात हुई कि इस फ़िल्म में सब कुछ बात जो है, कुछ अलग किस्म की हो रही है। ये कुछ आम जैसी नहीं है। ये बात तो हो गई थी कि ये डाकुओं को लेकर के है। तो लोगों को लगता था कि डाकुओं की फ़िल्में आम तौर पर चंबल-वंबल में शूट होती हैं हुँ, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान चले गए। ये हुँ, हुँ, कौन-सी जगह है जहाँ डाकुओं के लिए ये जगह चुनी गई है? हुँ। फिर उसके बाद बात ये हुई कि कास्ट किस तरह की है? ये तो सबको पता था कि उसमें धर्मेंद्र हैं, जी। उनको लिया गया है हुँ, और संजीव कुमार हैं। हुँ, तो शुरू में लगता था कि इन दोनों की कोई कहानी है, क्योंकि तब तक तो कहानी बहुत ज़्यादा रिवील हुई नहीं थी, बहुत ज़्यादा पता नहीं था क्या है हुँ, करके। हुँ। इन दोनों की बात होती थी, जी, जी। लेकिन धीरे-धीरे फिर ये बात शुरू हुई। इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम धीरे-धीरे आने लगा, वो लगा कि एक जो नया विलेन उन्होंने लिया है, हुँ, गब्बर के रोल के लिए, अमजद हुँ। खान की, वो तो फैंटास्टिक है। हाँ, तो फिर ये बात हुई कि कौन है, कहाँ से आए, कैसे लिया गया इनको और इतनी बड़ी कास्ट के बीच में क्यों इनकी एंट्री कैसे हो गई? ये सब बातें हुँ। फिर आने लगी। फिर उत्सुकता लोगों की बढ़ने लगी कि क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसी फ़िल्म बन रही है? कब तक बनेगी? मतलब ये कि मैं बीच में रोक रहा हूँ, मतलब आप जो हाँ, कह रहे हैं उस ये बात निकल के सामने आ रही है कि अमजद खान को जो गब्बर सिंह का रोल मिला, वो शूटिंग रिपोर्ट जो उस वक़्त आती थी, उसके जी। माध्यम से लोगों को यो ये जानकारी होने लगी कि कोई नया विलेन है हाँ, और नया विलेन का कुछ ऐसा काम देखा जा रहा है, ये शूटिंग रिपोर्ट में ये बात आ गई मतलब। ये तब आने लग गई थी जी। और फिर ये भी बात आई, ये भी बात शुरू हुई उस समय कि अगर धर्मेंद्र उसमें हैं, संजीव कुमार उसमें हैं, तो इनके सामने जो विलेन लिया गया है, वो एकदम नया और ऐसा क्यों है? कोई बड़ा हुँ, विलेन नहीं मिला क्या उस टक्कर हुँ। का? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर धीरे-धीरे ये बात भी सामने आई कि ऐसा नहीं है कि उन्हीं को लिया गया था। उसके पहले डैनी को इस रोल के लिए लगभग साइन कर लिया गया था, ये बात भी मालूम हुई। जी, जी। और ये भी हुआ कि क्यों नहीं की, फिर उन्होंने अगर साइन हो गए थे तो उसकी क्या बात हो गई। और फिर ये बात सामने आई कि उन्होंने धर्मात्मा भी उस समय फिरोज़ खान की फ़िल्म शूट साइन की हुई थी और फिरोज़ खान से ये बात हुई कि या तो आप कुछ शूटिंग आगे पीछे कर लीजिए अपनी, ताकि हमारा भी काम चले, आपका भी चले, जैसा होता ही है फ़िल्मों में।
लेकिन वो अफगानिस्तान में शूटिंग करने वाले थे और अफगान सरकार से उनको थोड़ा एक लिमिटेड टाइम मिला था, इस दौरान आप कर सकें तो कर लीजिए, तो वो उस डेट को बदल नहीं सकते थे। तो इसकी वजह से उनको दूसरे विलन की बात फिर शुरू हुई कि किसी और को लिया जाए। तो 2-3 नाम और भी हुए, कहते हैं कि प्राण के लिए भी लोगों ने सोचा था, लेकिन फिर अब ये हुआ कि किसे लिया जाए। तो जो बात बताई जाती है वो ये है कि सलीम जावेद में से सलीम ने उनको एक किसी नाटक में देखा था, स्टेज शो में, और वो उनके बड़े भाई इम्तियाज ने डायरेक्ट किया था। तो उसमें उनका काम उन्हें बहुत पसंद आया था और उन्होंने बाद में सलीम से कभी बातों बातों में कहा था कि वो लड़का बहुत अच्छा है और उस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस समय ये तलाश शुरू हुई तब उन्हें इतना ध्यान नहीं आया। तब सलीम साहब ने ही ये कहा कि भाई तुम बहुत नाम लिया करते थे उस लड़के का, उसको बुला के देखें एक बार। तो इस तरह से वो सलीम और जावेद दोनों की खोज कही जा सकती है। तो उनको बुलाया गया रोल के लिए। तो जब वो आए थे तो शुरू में बहुत इम्प्रेस नहीं हुए लोग, ऐसा सुनने में आया था, और उनको ये लगा कि ये शायद बहुत ठीक नहीं होगा। तो फिर ये बात उनसे कही गई कि भैया ऐसा ऐसा रोल है और इसके लिए तुम्हारा अपना क्या योगदान हो सकता है, इसमें बताओ कैसे करोगे, क्या करोगे। तो फिर अमजद ने उसमें अपना इनपुट डाला। फिर ये बात हुई कि दाढ़ी बढ़ा ली जाए। आजकल तो तमाम लोग दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, उस समय खास तौर के निगेटिव चरित्र के लिए दाढ़ी ज़्यादा सही मानी जाती थी। उन्होंने फिर दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और फिर अमजद का ही ये सजेशन बताया जाता है, जैसा स्टेज के एक्टर तो थे ही और उनके पिता जयंत इतने बड़े वो थे, उन्होंने डाकू के कई रोल किए थे। वहां से देख करके उन्होंने कहा कि ये डाकू अगर है तो ये सामान्य जैसा नहीं होना चाहिए। सामान्य का मतलब जैसा अब तक आता है, धोती पहने हुए और काला टीका लगाए हुए और ये सब किए हुए, तो वो नहीं, इसको अलग रंग देना चाहता हूँ मैं। उनकी बात मानी गई और फिर कपड़ों का जो पुराना बाजार होता है वहां से वो खुद छांट करके वो फटीक टाइप की जो ड्रेस थी, जो कुछ कुछ आर्मी की ड्रेस से मिलती जुलती थी, वो पहन के आए, दाढ़ी बढ़ा के आए। 15 दिन बाद जब वो आए तब फिर ये लगा कि भाई ये तो एकदम फिट बैठता है इस पर, तो उनको ले लिया गया फिर उस रोल के लिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई कि ये कैसे उनका ही अपना चुनाव था कि पोशाक क्या पहननी चाहिए जो बिल्कुल नए किस्म का डाकू दिखाई दे। एक चीज हाँ मेरे मन में जो बात आ रही थी, चूंकि शूटिंग के बारे में बातचीत हो रही है, तो लोकेशन जो बेंगलुरु बनाया गया, जी लोकेशन का इस फिल्म के हिट होने में बहुत बड़ा हाथ भी दिखाई देता है, बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है लोकेशन का, क्योंकि इसमें जी हाँ कोई एक गांव नहीं दिखाई देता। ये मेरा हाँ गांव मेरा देश ऐसा गांव नहीं दिखता है। जी मेरा हाँ गांव जी मेरा देश बहुत कुछ इस फिल्म में लिया गया है। हाँ कुछ हाँ कुछ उसमें से मिलते जुलते हैं, हम कह नहीं सकते ये लिया गया है, लेकिन मिलते जुलते हैं, मिलान दिखता है मुझे। जी हाँ लेकिन वैसा नहीं दिखता है, बिल्कुल ही चट्टानों से घिरा हुआ गांव। और हाँ तो शोले में गब्बर सिंह ने जो जूते पहने हैं, वो जूते जब वो जूता पहन के वो चल रहे हैं चट्टानों पर, वो जी जी जूते की आवाज होती है, ये बोले जी उन्हीं हाँ की नहीं, भी सिर्फ कलाकार हैं उसमें, सब चलने फिरने की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ घोड़ों की आपने बात की थी, तो घोड़ों की टाप, घोड़ों के दौड़ने की जो आवाज है सड़कों पर, ये भी मतलब साउंड और लोकेशन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस फिल्म में है, जो लोगों को एक रियलिटी दिमाग में होती है। क्या कभी आपके पास इस बात को लेकर रिवील हुआ कि इन्होंने कैसे, संक्षेप में बताया, हम लोग और भी कई सारे सवाल बस करेंगे कि लोकेशन कैसे इन्होंने चुनाव किया बेंगलुरु का, इसके पीछे की ऐसा कभी था। कोई अपनी कहानी हाँ है? हाँ मैं बताता हूँ। जी, ऐसा था कि ये बात रमेश सप्पी ने भी मानी है कि वो वेस्टर्न जो फिल्में थी ना,
सेवन सुमेराय और इस तरह की दूसरी जो थी मैग्नास गोल्ड, और ये जिनमें घोड़े दौड़ते हैं यहाँ से वहां तक, और ये होती है और जंगल में है, रफ टफ किस्म का जो लोकेशन भी एक रोल प्ले करती है जिनमें, उनसे बहुत प्रभावित थे। और उनके मन में ये बात थी कि कभी न कभी इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए जिसमें ये सब चीजें एक्सप्लॉइट की जा सकें, लेकिन वहां जाकर के नहीं, यही इंडिया में। तो पहले उन्होंने अपने फोटोग्राफर जो थे उनको भेजा था वहां कि तुम ऐसी कोई लोकेशन ढूंढ के लाओ जो आम गांव से मिलती जुलती न हो, बिल्कुल अलग हो, रफ हो, और जैसी विदेशी फिल्मों में हम देखते हैं उससे मिलती जुलती हो। रमेश जी के मन में कुछ एक बातें बहुत क्लियर थी, ये कि जो कुछ भी हो नया हो, पहले से देखा हुआ न हो। जैसे ये डाकू उन्होंने दूसरी तरह का रखा, वैसे ही लोकेशन के लिए भी बात हुई, वैसे ही बाकी चीजों के लिए भी हुई। तो और संग में ये था कि टेक्निक भी पूरी तरह नई होनी चाहिए। उस समय तक हालांकि ये फिल्म शूट की गई थी 35 mm में, लेकिन लार्ज एनलार्ज करके 70 mm किया गया था इसको, और स्टेरियोफोनिक साउंड थी इसकी। तो जो आप कह रहे हैं ना, वो टाप की जो हमें आवाज आती है, जो उसके जूते की जो आवाज आती है, वो उसके पहले इतनी गूंज के नहीं आती थी, स्टेरियोफोनिक साइन न होने की वजह से। ये साउंड इफेक्ट जो था उसकी वजह से आया, और वो जो भव्यता है उस पूरे उसकी, वो बड़े उस पर जब उन्होंने 70 mm किया तो उसकी वजह से जो लोकेशन थी वो सारी सारी ऐसी उभर के आई कि एक बिल्कुल ही नई चीज उसमें दिखाई देने लगी। इसलिए वो सब चीजें हमको, छोटी छोटी चीजों का फर्क पड़ता है। इसलिए दर्शक को ये है कि जब वो देख रहा था फिल्म और टाइप टाप की आवाज आई, जूते की आवाज आई, तो उसको लगता था कहीं जहां मैं बैठा हूँ उसके आसपास ही हो रही है, नीचे तो नहीं आ गया, उधर तो नहीं हो गया, साइन बदल से तो नहीं आ रही है आवाज। तो ये उसके लिए पूरी तरह से एक नया एक्सपीरियंस था। इसकी वजह से वो सारी जो चीजें जो उसमें रखी गई थी, वो जो था वो हिसाब से हुई वो सब। तो डायलॉग है, सीन है, गाने हैं, एक्शन है, उन सब के साथ साथ लोकेशन और साउंड का भी वैसा ही प्रभाव बना फिल्म का। एक चीज मेरे मन में जो बात आ रही थी, क्योंकि हमने छुटपुट पढ़ा है कई जगहों पर, ये दोस्ती गाना शूट करने में करीब 21 दिन लगे, तो हमने जी पढ़ा है हाँ। उसके। और जया बच्चन इस तरीके से लालटेन को या लैंप जो कम जी करती हैं, एक जी बंद हाँ। करती, उसको जी हाँ। टेक मतलब वो लगे थे, और वो 20 दिन करीब वो मैजिक लाइट्स करने में लगे, वो उसको शूट करने में लगे। इसी तरीके से ट्रेन डकैती का जो सीन है, वह मुंबई और पुणे के बीच कहीं शूट हुआ, पनवेल के पास का शूट हुआ, जी जी और जी उसमें जी। करीब 7 हफ्ते कम हाँ। नहीं होते, जी हाँ। मोटे तौर पर 2 महीना हो गया, 2 महीने तकरीबन हो गए साथ। तो आप लोग उस वक्त वहां पर थे, क्या ऐसा अंदाजा दिखता है कि शोले बनने में कितना समय लग गया, इतनी छोटी छोटी चीजें करने में इतने इतने समय लग ऐसा है कि ये बात रमेश जी ने भी मानी है और सलीम जावेद ने भी मानी है कि जिस समय ये फिल्म शुरू हुई थी, स्क्रिप्ट बन गई थी और शूटिंग शुरू हो रही थी, दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि ये इतने बड़े पैमाने की और इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी। उन्होंने इसका 1 करोड़ रुपया बजट उस समय के हिसाब से रखा था, जी जी और खत्म होते होते 3 साल लग गए, और 3 साल में वो बजट 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जी वजह ये थी कि रमेश जी, कहना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट थे। हम्म बहुत सारी चीजें उनको जो नहीं समझ में आई तो दोबारा करेंगे तो दोबारा करेंगे, जब तक उनको ये तसल्ली न हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल हम्म ठीक हो गया, तब तक छोड़ते नहीं थे। तो इसलिए शूटिंग में टाइम ज्यादा लगता था। आप देखिए मैकमोहन का कैरेक्टर जो है, हम्म, वो कितना छोटा है, बिल्कुल। कितनी कहीं कहीं दिखाई देते हैं यहाँ बैठे हुए, और डायलॉग तो उनके मुश्किल से 2-3 हैं जिनमें से एक ही सबको याद है, पूरे 50,000। उससे ज्यादा उनको किसी ने उस रोल के लिए
मैक ने हमें बताया था। मैक मोहन टाइम्स में बहुत आते थे, हमारे यहाँ बहुत आते थे। क्यों आते थे वो भी बताता हूँ अभी आपको। उसके लिए वो 27 बार गए वहाँ, 27 बार बम्बई से लोकेशन पर गए उतने से के लिए, क्योंकि वो जब तक उनको परफेक्ट नहीं हो जाता था तब तक वो शॉट लेते नहीं थे। तो ये समझ लीजिए कि अगर एक छोटे से कैरेक्टर के पीछे वो उनका इतना ध्यान था, तो फिर बड़ी चीजों के लिए तो टाइम लगना ही था, उनके लिए तो वो होना ही चाहिए था। मैक की जो बात मैं आपको बता रहा था, बहुत बार आते थे माधुरी में, सभी लोग आते थे, मैक भी आते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ट्रेनिंग ऑफिसर होते थे, पतंजलि सेठी उनका नाम था, और वो हूबहू मैक जैसे दिखते थे। उतना ही दुबले पतले, वैसी दाढ़ी, वैसा ही वो, वैसा ही बाल का वो आधे पके हुए आधे वो, बिल्कुल एक जैसे होते थे। तो पहले आते थे तो बहुत कम इसका ये होता था। बाद में जब फिल्म आ गई और उसके बाद लोगों का ध्यान गया, तो उसके बाद तो लोग बुलाते थे उनको कि एक बार आ जाओ। और फिर दोनों सेठी साहब और मैं दोनों फिर पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया में घूमते थे, और लोगों का एक अलग किस्म का मनोरंजन होता था उससे। तो वो तो अलग बात है, चाहे जो भी हुआ। लेकिन ये है कि एक एक शॉट के लिए, एक एक चीज के लिए उनको बहुत मेहनत करना उनका एक धर्म जैसा बन गया था। और इस वजह से शेप लेने लगी फिल्म बहुत बढ़िया। ये लगा कि बहुत, ये तो कुछ बात बहुत अच्छी बन रही है। और जैसे जैसे वो बनने लगी, शेप लेने लगी, वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ता गया। वैसे वैसे उन्हें लगा कि कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि वहाँ इतने साइज, इतने घोड़े, इतने लोग, सैकड़ों की संख्या में गांव जैसा बना करके रहने थे। उनको ये लगता था कि जिस समय किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत हासिल होना चाहिए, ये नहीं कि अब उसके लिए वेट करेंगे, तुरंत आए वो। सारी सुविधाएं वहां पर बना के रखी गई थी। सब बना के जी। रखी थी उन्होंने। और इस तरह से करके फिर काम उन्होंने शुरू किया, तो फिर वो फिल्म शेप लेने लगी। और फिर जाकर के उनको लगा कि हाँ, ये कुछ और चीज़ों से अलग बन रही है। और ये तो सिप्पी साहब का था ही कि जो भी चीज़ हो जरा अलग हो, अलग हो। लोकेशन जैसे अलग हुई, उसका जो विलन है वो अलग हुआ, और बातें जो हुई वो अलग हुआ। तो रोल बढ़ते गए। जैसे हेमा जी का रोल है जी। बसंती वाला, जब उन्होंने उनको वो रोल सुनाया था तो ऐसा बताया जाता है कि हेमा जी थोड़ा झिझक गई थी कि ये क्या रोल है, इसमें मेरे लिए क्या गुंजाइश है, क्या करना है। टांगे वाली, टांगे वाली। टांगे वाली का तो कोई और आगे भी जाके कुछ खास होना नहीं था, तो वो थोड़ा झिझक गई थी। लेकिन सीता और गीता में वो काम किया हुआ था, तो उसका एक ये था, प्रभाव था, ये आपसी संबंध थे जिसके लिए। तो रमेश जी भी ने भी उनसे कहा था कि देखिए, रोल तो बहुत छोटा है, अगर आप साफ साफ मना कर देंगी तो भी हम कुछ नहीं कह सकेंगे इसके सपोर्ट में कि आप कीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप करें। इसलिए उन्होंने किया था वो। और बाद में वो धीरे धीरे बढ़ गया, फिर और भी बातें हो गई, और रोमांस भी हो गया, फिर ये भी हो गया, फिर डांस भी हो गया, फिर ये भी हो गया। चीजें बढ़ते बढ़ते वो भी एक फुल फ्लेज पूरा एक रोल बन गया उसमें। तो इसी तरह से चीजें बढ़ती गई, और इसी तरह से शेप लेते लेते फिल्म का आकार ऐसा हो गया कि अंत होने तक तो अद्वितीय ही हो गई। जी, जी, यादगार बन गई वो फ़िल्म। जी एक हाँ। चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से शूटिंग रिपोर्ट आ रही थी उस वक़्त, जी तो हाँ। उस वक़्त अखबारों में जो कुछ खबरें छपती थी, पत्रिकाओं में जी हाँ। छपती थी, माधुरी में भी छपती होंगी निश्चित तौर पर। जी हाँ। जी हाँ। तो एक तरह से माहौल बन गया था कि एक बहुत बड़ी फ़िल्म बन रही है और आने वाली है। जी हाँ। और वह वक़्त आया जब 15 अगस्त 1975 का वह जी हाँ। समय आया जब फ़िल्म रिलीज़ हुई। जी जी। निश्चित तौर पर दर्शकों के ज़हन में ये बात रही होगी कि जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, हम्म। वह फ़िल्म सिनेमाघर में लग गई। नहीं। एक जुनून, लोगों में जुनून होगा शायद देखने का कि चलो देखने चलते हैं। नहीं। फिर देखने के बाद क्या हुआ? ना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था।
रिपोर्ट जो आ रही थी, जो बातें हो रही थी, वो ये था कि जो फिल्म तो बड़ी बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, लेकिन इतनी हत्या है उसमें, इतना इसके अंदर वायलेंस इतना ज्यादा है कि ये देखने लायक नहीं है। सॉरी, देखने लायक नहीं होगी या नहीं है। बार बार उसकी वायलेंस को, उसकी हिंसा को, उसकी मारपीट को कंडम किया जाता था। और ये था कि ये फिल्म जब भी आएगी तो ये चलेगी नहीं, ये दर्शकों को, ये परसेप्शन पहले ही बना दिया गया था। ये पहले ही बन गया था, ये तरह नहीं चलेगी करके। और ये इसलिए नहीं चलेगी कि वो हिंसा की बात ज्यादा आती, इस तरह का माहौल था और यही इस तरह की शूटिंग आती थी, तो दर्शकों के इंतजार की बात नहीं थी। और इसलिए आपको याद होगा, आप खुद इतने बड़े फिल्म जर्नलिस्ट हैं, शुरू में फिल्म चली नहीं थी, रिलीज हुई थी संतोषी माँ की तरह, ये भी फिल्म चली नहीं थी। और वजह यही किसी हद तक थी कि पहले से लोगों के दिमाग में ये था कि ये तो बहुत ज्यादा इसमें हिंसा है, इसे देखना ही नहीं है, इसे देखने नहीं जाना है। तो उस समय दो बात इसको लेकर के हुई थी। एक तो इसका जो प्रीमियर हुआ था जिस समय, वो 35 का प्रिंट था। मिनर्वा में इसका प्रीमियर हुआ था 35 mm के प्रिंट से। तो उसमें जो प्रीमियर पर खास तौर से बड़े लोग बुलाए जाते हैं, जाने माने लोग बुलाए जाते हैं, उन सब ने जो फिल्म देखी तो उनको इसका कोई भी प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। तो वो जो ग्रैंडियर था ना फिल्म का, वो तो 35 में आया नहीं, वो तो दिखा नहीं, और हिंसा ज्यादा दिखी। तो उसका ये हुआ, वो क्यों नहीं आया, वो प्रिंट जो 35 से ब्लो करके बनाया गया था 70 mm का, वो कस्टम में रोक लिया गया था, रुक गया था, मतलब कस्टम के काम ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे करके रुक गया था वो, तो वो पहुंचा नहीं। प्रीमियर तय था तो 35 से कर दिया। कुल मिलाकर के उसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि ये तो बहुत ठंडी और बेकार और फालतू फिल्म है, तो इसलिए वो शुरू में चला नहीं। सारे में यही बात हुई कि वो चलेगी नहीं, अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, बदला कैसे, फिर माहौल बदलने की बात कैसे शुरू हुई फिर उसकी? जब ये नहीं चला तब जैसा बताया जाता है कि ये सब लोग बहुत परेशान हुए। सलीम जावेद को बहुत ज्यादा भरोसा था कि ये फिल्म जरूर चलेगी। रमेश सिप्पी तो बहुत ही अडिग थे कि ये चलेगी चलेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता, और वो फिल्म नहीं चली। तो अमिताभ बच्चन के घर में एक मीटिंग की गई और उसमें ये तय किया गया कि ये इस फिल्म में जया का भी रोल है, और वो रोल बड़ा सिंपैथी वाला है। विधवा विवाह की बात हो रही है, वो विधवा हैं और अमिताभ के साथ उनका का चल रहा है, तो हो सकता है कि इस विवाह तक चला जाए, और इमोशनल जो मामला है। और ये लगा कि अगर ये बात पूरी हो जाए, शादी हो जाए उनकी, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो तब तक उसका जो एंड है वो शूट किया जा चुका था, अमिताभ की मौत हो गई, तो फिर अब क्या करें? तो ये बात हुई कि बेंगलोर में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी मदद से एक दिन की शूटिंग और करते हैं, उसमें अमिताभ की मौत नहीं होगी, जया और उनका शादी का मामला फिक्स हो जाएगा, और इस तरह से विधवा विवाह का एक मैसेज पब्लिक में जाएगा, जिससे ये लगेगा कि हाँ ये बात बहुत अच्छी है, और शायद इस सेंटीमेंट को लेकर के फिल्म चल जाए। तो बात तय हो गई, और जब ये तय होकर के लोग निकल गए अमिताभ के बंगले से, थोड़ी दूर जाने के बाद रमेश सिप्पी लौटे आए, और उन्होंने अमिताभ से कहा कि थोड़ा सा 1-2 दिन और रुक जाते हैं, मंडे तक रुक जाते हैं, ये शूटिंग कल नहीं करते, सैटरडे संडे को नहीं करके, और नया प्रिंट नहीं डालते, इसमें वेट करते हैं, और फिर जब देखेंगे फिर क्या होता है। और मंडे तक तो उसका
भागी पलट गया। इस बीच में एक बात ये भी बताने लायक है, या लोगों को शायद किसी को पता होगी, सलीम जावेद को भी बहुत भरोसा था फिल्म पर, और सारे ट्रेड पेपर्स में जो रिपोर्ट आई थी वो सब निगेटिव थी, सब बड़ा बड़ा था, फिल्म फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई। बहुत शौक से कई लोग चाहते भी नहीं थे कि इतना बड़े बैनर की फिल्म चले, वो लोग चाहते थे फ्लॉप हो जाए। अच्छा है, सलीम जावेद ने एक पूरा इश्तिहार दिया ट्रेड पेपर्स में, फुल पेज का, और उसमें ये लिखा कि ये इस फिल्म को चलने से कोई नहीं रोक सकता, और ये एक एक टेरिटरी में 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपया कमा के देगी। जी जी। ये इश्तिहार उन लोगों ने डाला था, और बाद में रमेश सिप्पी कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। गलत था वो गलत इसलिए हुआ कि फिल्म ने एक एक टेरिटरी में कई कई करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए नहीं। इस लिहाज से उनको लगता था कि गलत हो गया। इतनी बड़ी हिट हुई वो उसके बाद में जाकर के। जी जी, ये सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे। ये अच्छा हुआ कि आपने पहले ही बता दिया। सलीम जावेद ने जो ट्रेड पेपर्स में विज्ञापन दिया था। एक सवाल सर आपसे ये हो जाता है कि जिस वक्त यह फिल्म रिलीज हुई, उस वक्त देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, बिल्कुल। और आपातकाल लगे हुए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुए थे। 15 अगस्त को फिल्म रिलीज होती है और 25 जून जी को उससे जी पहले आपातकाल लगता है। हाँ कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था। जी जी जी। कहा जाता है कि इस फिल्म यह जो फिल्म है सेंसर बोर्ड में अटक गई थी काफी, और कई सारे सीन काटे गए थे, हटाए गए थे। तो उस वक्त की गाइडलाइंस बनी थी कि फिल्म कैसी बनेगी, कैसी रिलीज होगी, क्या क्या फिल्में नहीं दिखाया जाएगा। उस गाइडलाइंस के मुताबिक उसमें बहुत सारे सीन हटाए गए थे, हिंसा के सीन बहुत सारे हटाए गए थे। इसके जी बारे में कुछ आपके पास जो अनुभव हो, जानकारी हाँ, हो? देखिए एक बात मैं बताऊं, कोई भी फिल्म जब हिट होती है ना, या बहुत जैसे कल हो गई, बहुत चल गई, लोगों के मन में बस गई, तो एक ही वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती हैं। जी जी, और बिल्कुल। उनमें सबसे बड़ी वजह जो होती है वो है दर्शक का मनोविज्ञान। जी जी, बिल्कुल। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो पकड़ में आ रही है, वो किस तरह से सोच रहा है, ये बात बहुत बड़ी होती है। तो आपातकाल और उसके आसपास का जो टाइम था वो ऐसा था कि अराजकता ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं थे सरकार से। सब नेता अलग अलग अपने खींच रहे थे, आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कोई संतुष्ट नहीं था राजनीतिक माहौल से। अब जब ऐसा होता है, राजनीतिक माहौल से जब लोग खुश नहीं हैं, तो उनको ये लगता है कि कोई इनको आकर के बदले, कुछ चीज कोई बदल जाए इस तरह की, और इसीलिए बड़े बड़े लोग कई बार इलेक्शन हार जाते हैं। इस मानसिकता का एक नमूना देखिए आप, ये फिल्म क्या कह रही है। जी ठाकुर जो खुद जो कभी पुलिस में था, जी जी। बहुत बड़ा अफसर था, बहुत हम्म, बहादुर था, जो ये कहता था कि घूस नहीं लेनी है और ये करना है और वो करना है, जब उसके ऊपर अत्याचार हुआ हम्म, तो वो बदले के लिए पुलिस के पास नहीं गया। जी जी। उसने कभी पुलिस से ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ ये हुआ और मैं बदला लेना चाहता हूँ, मुझे मदद करो या तुम ये करो। वो गया किसके पास? 2 गुंडों के पास। तो ये क्या कह रही है, ये सब ये मान रहे हैं कि पब्लिक को ये पता था पुलिस कुछ करने वाली नहीं है, पुलिस से कुछ नहीं होना है, हमारा कोई काम पुलिस से नहीं होगा, और जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो गुंडे करेंगे। और इसलिए गुंडे हायर किए गए और वो उसने उन्हें बुलाया। ये बात लोगों को पच गई, इसलिए कि मनोदशा वैसी थी, उनको लगता था कि सच बात है, सरकार के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये इस बात को अब ऐसे देखा जाए तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं है। जिस पुलिस के सहारे सारा देश चलता है, या जनता के मन में धारणा होती है
उस पुलिस का उतना बड़ा ऑफिसर जिसने उनको पकड़ा था और उनको सब कुछ किया था, उसकी मदद के लिए पुलिस कभी नहीं आई और न उसने कभी पुलिस से मदद मांगी, उसने गुंडों से मदद मांगी। तो ये इसलिए स्वीकार कर लिया गया, उस तरह की मनोदशा थी वहां। और उसके आगे भी देखिए, उतनी बात नहीं, पुलिस का जितना माहौल इस फिल्म में है, आमतौर पर वैसे तो हर फिल्म में यही होता है कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है, इसमें तो उससे भी ज्यादा है। इसका जो जेलर है, पूरे जेल को संभाल रहा है, बड़ा अफसर है, वो कॉमेडियन है, मतलब वो चलते चलते गिर जाता है, को नहीं संभाल पा रहा है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो उतनी बड़ी सत्ता को क्या संभालेगा। लेकिन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ होगा ऐसा भी। तो वो ऐसा, और इस दर्जे का बेवकूफ है कि वो एक छोटी सी लकड़ी को पिस्तौल समझ लेता है, जिसके बल पर दोनों जने उसके पीठ में उसको लगा देते हैं और कहते हैं कि पिस्तौल है, मार देंगे तुझे, और वो जाकर के दरवाजे खोल देता है जेल के और वो भाग जाते हैं। इतना बड़ा मखौल पुलिस का कभी हो सकता है, स्वीकार हो सकता है, ये होना चाहिए, नहीं है। लेकिन उसको कभी इतना भी नहीं हुआ कि उसको बर्खास्त कर दिया या सस्पेंड कर दिया, वैसा भी कुछ नहीं। और वो तो भाग गया वहां से। उसके बाद यही जो पुलिस, जो ठाकुर, जो पुलिस वाला है, जो हमेशा कहता है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वही वो जो आप बता रहे हैं ट्रेन का सीक्वेंस, जो ग्रेट ट्रेन रॉबरी से लिया गया था, उसमें उनकी हथकड़ी खोल देता है, उस पर गोली मार के उन्हें आजाद कर देता है। उसको किसने हक दिया ये कि वो ऐसे बड़े गुंडों को, जिनके बहुत बड़ी बात थी, और उनको लेके जा रहा है, और वो उसने खुद ही उन्हें खोल दिया। कुछ भी बात तो पर लोगों को हजम हो जाता है कि हाँ ठीक है, हो गया ऐसा। तो अजीब सी बातें थी ये सब कुछ। लेकिन डाकुओं से मुकाबला करने के लिए उन्होंने ट्रेन में ही उस वक्त उन दो गुंडों का सहारा ले लिया था, बड़ी खुलवा वही ले लिया था ना। बात अजीब है जरूर, लेकिन जी जी, मान लिया लोगों ने, वो भी कर लिया कि अरविंद कुमार जी ने इस संदर्भ में जो लिखा था, अरविंद कुमार जी ने इस संदर्भ में जो लिखा था, मुझे याद आ रहा है उस वक्त, संजीव कुमार के दोनों हाथ जो कटे हुए हैं, उसका उन्होंने प्रतीकात्मक जो एक अर्थ निकाला, कानून के दोनों हाथ कटे हुए हैं। शोले में संजीव कुमार के दोनों हाथ कट जाने का मतलब है कि कानून के दोनों हाथ कटे हुए हैं, और ठाकुर संजीव कुमार जो बलदेव सिंह है, उन्होंने दो बड़े गुंडों को अपना दोनों हाथ बना लिया। बस लेकिन ये कोई सही वो तो नहीं है ना, इसको बहुत सही तो नहीं कहा जा सकता। इतनी बात यह है कि फिल्म बहुत बड़ी है और ये सब बातें ठीक हैं, आज तक चल रही है और ये है, लेकिन कुछ विरोधाभास भी इस तरह के हैं जो कुछ बड़े लोगों को भी आज तक खलते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने, देवेंद्र जी ने, एक स्पीच में कहा, वो हालांकि राहुल गांधी की कार्यप्रणाली की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि राहुल जी की जो भी स्पीच होती है या जो भी उसकी विचारधारा है, उसमें न तो कथ्य है और न तथ्य है, वो दोनों से परे होके चलते हैं। और ये ठीक वैसी है जैसी सलीम जावेद की पटकथा होती है, उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। तो इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा कमेंट कर रहा है, वजह तो नहीं है ना। एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ लोगों को ये चीज लग सकती है, अच्छी लगी होगी, तो इस तरह की चीजें। जी हाँ, इस फिल्म से एक बात और अहम तौर पे जुड़ी हुई है, वो है इसके क्लाइमेक्स को लेकर के। क्लाइमेक्स इसके 2 शूट हुए जैसा कि कहा जाता है, और दूसरा बाद में लोगों ने देखा कि संजीव कुमार के मतलब पैरों तले गब्बर की मौत होती है,
जी हाँ। कि बाद में फिर उसको बदला गया, पुलिस आ जी, जाती है, पुलिस पकड़ के ले जी, जाती जी, है, जी, 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 तो उनको नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, ये क्या आपातकाल का प्रभाव था, उसी वक़्त इसी वजह से बदला गया, क्योंकि बाद के दौर में सारी ऐसी फ़िल्में आई हैं, जैसे अंधा कानून हो या फिर आखिरी रास्ता हो, ऐसी बहुत जी सारी हाँ, फ़िल्में हैं, जहाँ जी, दोषी जहाँ जो पीड़ित व्यक्ति है, वह जैसे को तैसा बदला लेता है, बदला लेते हुए फ़िल्मों में दिखाया गया है। लेकिन शोले में इसको रोका गया। जी जैसे हाँ, वो उसकी हाँ, वही वही वजह है जो मैं कह रहा था कि सरकार का ढीलापन जो है, आपने बताया अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से काटी गई हैं, ऐसे बहुत सारे सीन थे जो काटे गए उसमें से, जिनमें ज़्यादा हिंसा थी। एक जगह था पहले जहाँ संजीव कुमार मोची को बिठा के उसके उसमें वो कीलें अपने जूते में ठुकवा रहे वाक़ई हैं हाँ, हाँ। और उस तरह की वो चीज़ें निकाल दी गई थी उसमें से। और ये भी कहा गया था कि कोई मारपीट का जो सीन है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। उसकी कोई एक लिमिट तय कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा लंबा कुछ 900 फीट या कुछ था कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई बातें उसमें थीं और उसकी वजह से बार-बार फ़िल्म को काटा गया बहुत जगह। हुँ, इसके बावजूद बहुत ढीलापन है फ़िल्म की एडिटिंग में। हालाँकि हुँ, फ़िल्म का बेस्ट को जो अवार्ड मिला था, बेस्ट एडिटिंग का मिला था। इसमें बहुत सारे सीन ऐसे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेन कहानी से कहीं टूटती ताल्लुक नहीं, नहीं है। टूटता क्योंकि टूटता कहानी किसकी है? कहानी तो गब्बर और ठाकुर की है ना। नहीं। जी, इन्हीं बिल्कुल। दो के बीच की वो है, बाकी चीज़ें तो फालतू हैं। हुँ, हुँ। जैसे कॉमेडी यही क्योंकि जो मैंने कहा कि जेलर की कॉमेडी है या सूरमा भोपाली की कॉमेडी है, उसका क्या हुँ, मतलब है? हुँ, हुँ। आप उसको हटा के देखिए तो लगेगा कि कुछ भी कोई फ़र्क आशा नहीं नहीं है। पड़ता। हाँ, लेकिन लेकिन उसकी लोकप्रियता में उसका भी एक योगदान मान लिया गया कि हाँ, असरानी कुछ इस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर दिखाई देते हैं या सूरमा भोपाली कुछ इस अंदाज़ में डायलॉग बोलता है। तो शायद जय और वीरू की जो जेल यात्रा है ना, जेल यात्रा आना और जाना, अपराधी है चूँकि दोनों, तो दोनों अपराधी की जो जेल यात्रा है, वो दिखाने के लिए उस बीच में उन्होंने कॉमिकल तरीके से उसको पेश कर दिया है। हाँ, मतलब इस तरह से पेश किया लेकिन ऐसा होता है ना कोई भी फ़िल्म जब आप देखते हैं, देखते चलते हैं तो धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगता है कि किधर जा रही है। ये क्या कह हाँ। रही है? अगर कुछ नहीं कह रही है, तो कुछ मतलब नहीं बनता। हुँ, साहित्य की चीज़ जो है अगर फ़िल्म को भी साहित्य का एक हिस्सा माना जाए, तो कविता का, उपन्यास है, कहानी है, जब उसका कोई तथ्य मजबूत होता है ना, तो बात अलग बनती है। और जब नहीं होता है तो थोड़ी-सी कमज़ोर मानी जाती है फ़िल्म। हालाँकि ये फ़िल्म बहुत बड़ी और बहुत सक्सेसफुल और बड़ी फ़िल्मों में जी, इसका जी, आज तक बिल्कुल, शुमार बिल्कुल, है और बिल्कुल। रहेगा। लेकिन जी, फिर भी देखिए जैसे आंधी में था, एक बात कह रही थी फ़िल्म कि भई पॉलिटिशियंस का या पब्लिक फिगर्स की एक पर्सनल लाइफ़ भी होती है। वो डिस्टर्ब नहीं की जानी चाहिए, होती है, तो उसमें कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इस बात को लेके चली फ़िल्म और अपने आप में बहुत उसने नाम कमाया। ऐसी ढेर फ़िल्में हैं जिनका उदाहरण हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इन चीज़ों को जोड़ते गए वो लोग जो भी जोड़ा, ये इस तरह का है ना, ऐसा समझ लीजिए कई बार हम हुँ, लोग जब खाना खाने जाते हैं कहीं बाहर, किसी को किसी खास जगह की दाल पसंद आती है, किसी को हुँ, कोई सब्ज़ी पसंद आती है, कोई ये चीज़ पसंद आती है और उसके लिए बार-बार जाते हैं। और एक होती है नवरत्न थाली, हुँ, जिसको पंचमेल थाली भी कहते हैं या छप्पन भोग थाली भी कहते हैं, उसमें 20 कटोरियाँ होती हैं। हर एक में कुछ ना कुछ कोई एक मिर्ची वाली है, उसमें कढ़ी भी है, उसमें दाल भी है, उसमें सांभर भी है, उसमें रोटी हुँ। भी है, उसमें पूरी भी है, उसमें पापड़ भी है, उसमें चटनी भी है। कुछ तो सारे पसंद आएगा आपको, सारे स्वाद है, सारे स्वाद। पूरे स्वाद हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आएगा ही उसमें से, कुछ छोड़ भी देंगे तो। तो ये उस तरह की ये नवरत्न थाली है। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें हिंदू-मुस्लिम एकता भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। हुँ। तो वो और वो टंकी पे चढ़ कर के धर्मेंद्र बोलते भी हैं, इमोशन है, ड्रामा है। हाँ,
वही है ना। जुड़ जाता है यहाँ भी। अभी लेकिन एक बात फिर भी देखिए, देखिए हाँ हमने 3 चीजों की जिक्र किया। एक धर्मेंद्र की वो वाली कॉमेडी टंकी हम्म, वाली, हम्म, एक असरानी की, हम्म, और एक वो सुरमा भोपाली की भी। लेकिन अभी पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पोल करवाया और जी उसमें ये पूछा कि आपको बेस्ट कॉमेडी सीन कौन सा लगा, बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा, बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा और बेस्ट गाना कौन सा लगा। हम्म, तो उसमें बेस्ट कॉमेडी जो लगा, जो लोगों ने, इतने सारे लोगों ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा बेस्ट कॉमेडी वो है जहां अमिताभ बच्चन मौसी को धर्मेंद्र से शादी करवा देने के लिए जाते हैं। वाकई वाकई क्योंकि बहुत यूनिक है वो, बहुत यूनिक है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, कॉमेडी ढंग की भी हो सकती है। लोगों को वैसी ही गिरते पिटते जेलर की कॉमेडी पसंद आएगी, उसका नंबर तीसरा चौथा है। जी जी लोगों जी। ने सबसे ज्यादा उसको पसंद किया है उसके तौर पे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमिताभ बच्चन और मौसी यानी लीला मिश्रा जी के बीच जो संवाद होता है वहां पर, वो हाँ, संवाद बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अंदाज में वह बातचीत बहुत हुई है, इतने कलाकार अच्छा है उसमें है वो। बातचीत हुई है। दोनों की जी, डिलीवरी है वहां पर, कि लोगों जी को हाँ, बहुत ही चुभती है, बहुत गुदगुदाती है। बहुत एक चीज मैं, बहुत। एक चीज ऐसे मैं और पूछना चाह रहा था आपसे संक्षेप में, दो तीन सवाल और करेंगे हम आपसे, क्योंकि हाँ, गब्बर सिंह का जैसा आपने बताया कि उन्होंने बिल्कुल डाकू की वेशभूषा बदल दी। जो पहले से जो डकैत दिखाई देते थे फिल्मों में, लाल जी हाँ, चंदन एक लम्बा लगा रखा है और जी, 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 पगड़ी से पहन रखी पगड़ी है। पहनी है, जी हाँ, हाँ, और बंदूक में, मतलब कमर में बंदूक हाँ, है रखी पत्ता हुई पड़ा है, हुआ है, गोलियां गोलियां दिखाई दे रही है। उस जी, तरह का यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, परंपरागत नहीं, डकैत नहीं दिखती। नहीं वैसे नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा, जो डकैत जब अटैक करने आता है जी हाँ, कि बड़े घराने में या कहीं भी, तो उसका जो छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को वो उठा कर ले जाता है। बहुत सारी फ़िल्मों में ऐसा देखा गया है, वो उठा कर ले जाता है और अपने गिरोह में जाकर के उसको डकैत बना देता है। बाद में जी हाँ, बड़ा होकर डकैत बन जाता है या फिर पाल के रखता है। हम्म, लेकिन यहाँ जो डकैत है वो गब्बर सिंह, ठाकुर के पोते को अपने ठीक सीने पे गोली मारता है। ठीक है, जी हाँ, मारते हुए दिखाया गया हो, लेकिन वो तानता तो है, तो मार ही रहा है एक तरह से। जी हाँ, जी मासूम का कत्ल करने का सीन भी इस शोले में दिखाया गया था। मुझे बहुत ही बाद के दौर पे बहुत ही मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या इस कभी सेंसर बोर्ड को कोई आपत्ति हुई कि नहीं? पहले मुझे अंदाजा है कि किसी फ़िल्म में मासूम को मारने का कोई सीन किसी फ़िल्म में दिखाया गया होगा या इसके बाद भी शायद ऐसा कुछ प्रचलित होगा। इक्का-दुक्का कहीं अनायास किसी घटना में, वारदात में हो जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीने पर बंदूक दिखा के गोली मारना मासूम को, ऐसा कम ही शायद देखने को मिला है। देखिए, सेंसर बोर्ड की तो बात ही मत कीजिए। जी, अजीब सी बातें, अजीब अजीब किस्म के निर्णय, कम से, और जगह भी बहुत जगह हैं इसी तरह की, 100 उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसी फिल्म में देख लीजिए, सेंसर ने इसका एंड बदलवाया। हुँ, पहले एंड ये था कि ठाकुर के जूते के तले वो कुचल दिया जाता है जी, जी। और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। ये वही बात है जो आप अभी कह रहे थे कि लोगों को ये एंड बहुत ठीक लगा, कि जिस आदमी ने उसके साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया था, इतना उसको परेशान किया था, इतनी उसकी जिंदगी दूभर की हुई थी, उसने फिर बदला लिया तो ऐसा लिया कि वो भी याद रखेगा। और हमेशा वो ये कहता था ठाकुर, ऐसा बदला लूंगा कि तू भी याद रखेगा। लेकिन जब मौका आया, जब वो उसके हत्थे चढ़ गया, तब क्या हुआ? तब सेंसर बोर्ड आ गया बीच में इसमें और वो एक कहने लगा, और सेंसर ने ये कहा कि नहीं साहब, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाथ में, या समझिए पाँव में, अपने पाँव में नहीं ले सकते, आप उसे कुचल के नहीं मार सकते। और फिर क्या हुआ? वही जिसकी बात मैं पहले कह रहा था, वो पुलिस का जी, ड्रामा। फिर पुलिस पुलिस आ गई। तब आ हुँ, गई जब वो मरने को था। जी, जी, जब तक बिल्कुल। वो सबको मार रहा था, तब तक पुलिस का कुछ पता नहीं, तब तक हाँ, पुलिस नहीं आई। और जब वो मर गया, करीब करीब इस हालत में हो गया कि अब वो कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकता, तो सेंसर बोर्ड पुलिस को ले आए
और फिर पुलिस ने भाषण देना शुरू किया कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, हम देख लेंगे जी, और हम करेंगे, और वो हथकड़ी लगा के उसको हीरो की तरह ले गए। तो ये तो सेंसर का जो तरीका है ना, किस चीज को काटेगा और किस चीज को नहीं काटेगा, कुछ कोई भरोसा भरोसा नहीं है। नहीं। ये कोई वो भरोसा, अलग-अलग में अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती बिल्कुल रही अलग हैं। होती है, बिल्कुल उसके प्रतिमान अलग होते हैं। एक सवाल आपसे है कि शोले में इतने बड़े-बड़े कलाकार हैं और हाँ, सबके रोल बहुत ही अहम हैं जी हाँ, और सबका अपना-अपना प्रभाव है, सबकी जी हाँ। अपनी-अपनी यादें हैं उस दौर में। शोले का नायक आप किसे मानते हैं? और शोले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? अभी मैं आपको बता रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ये किया, सर्वे किया है, जी, उसमें जी, भी वो यही बता रहा बात था। पूछी जी, कि शोले फिल्म में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है जिसने आपको प्रभावित किया, किसको आप सबसे बड़ा प्रभाव वो मानते हैं। और उसमें जो नाम आया है, वो पहला नाम है गब्बर सिंह, जी। उसके बाद वीरो और वो उसका दोस्त दो जने, और बाकी ठाकुर और हेमा मालिनी तो गिनती में ही नहीं है। अच्छा, तो उनका कोई मतलब दर्शक के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है, हालांकि कहानी ठाकुर और गब्बर की है। खबर की है, जी। लोगों को सबसे ज्यादा जो पसंद आया है या जो लोगों ने वो किया है, वो गब्बर सिंह है। और वो शायद इसलिए भी हुँ, उनको सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ, हुँ। गब्बर की जी, भूमिका से। खबर अमजद खान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ शायद। सबसे ये अपने आप ज्यादा में बहुत ही फायदा हुआ, हालांकि शुरू में जब शूटिंग हुई ना, तो उनकी आवाज की वजह से लोग ये कहते थे कि ये खरखरी आवाज कैसी है, चलो शरीर तो अच्छा मोटा ताजा लगता है, लेकिन ये क्या है, ऐसी हुँ, आवाज वाला विलन कैसे इतना मुकाबला करेगा। लेकिन ये चीजें गौण हो जाती हैं फिर बाद में, जब अच्छा काम कोई करे ना, अच्छा वो, तो फिर वो चीजें गौण हो जाती हैं। वही आवाज, खरखरी आवाज जो थी, वो उसकी एक विशेषता बन गई। वह क्या आवाज है, किस तरह की अलग आवाज है। तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ, वो अब गब्बर सिंह की वजह से अमजद खान को हुआ। हालांकि बाद की फिल्मों में उन्होंने इसको दोहराया नहीं, उनको बहुत सारी फिल्में लगभग इसी तरह की ऑफर हुई, लेकिन जी, उन्होंने जी। बहुत सारी ऐसी फिल्में ली नहीं और हुँ। इस करेक्टर को दोहराया नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो वो है, वो गब्बर है। एक बात बहुत ही चौंकाने वाली है कि देखिए शोले इतनी कमर्शियल फ़िल्म थी, इतनी बड़ी कमर्शियल फ़िल्म थी और अमजद खान का जो कैरेक्टर था इतना लाउड कैरेक्टर है जी, और कैरेक्टर को देखने के बाद सत्यजीत राय उनको याद करते हैं, शतरंज के खिलाड़ी, जो कि कला फ़िल्म होती है। ये अपने आप में बहुत ही एक अपोज़िट है, कमर्शियल फ़िल्म के इतने बड़े लाउड कैरेक्टर निभाने वाले कलाकार को वो याद करते हैं, फिर उसके बाद उसमें वो एक्टिंग करते हैं और साथ में संजीव कुमार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और ये सवाल मैंने पढ़ा हुआ है, शेखर कपूर के हवाले से है। शेखर कपूर ने कहा कि क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब लोग हिंदी सिनेमा के इतिहास की जब व्याख्या करेंगे, तो ऐसा होगा कि शोले से पहले, शोले के बाद, शोले एक ऐसा माइलस्टोन मान लिया जाए। लेकिन ऐसा है नहीं। कम से कम मैं तो ये बात नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी फिल्म है या कथ्य के हिसाब से इतनी बड़ी कोई बात वो कह गई है, हुँ, जो जिसका और फिल्मों से मुकाबला नहीं हो सकता। तो उसके बाद का सिनेमा और पहले का सिनेमा ऐसा नहीं है। उसके पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी हैं, और उसके जी, बाद जो जो बनी हैं, तो बहुत सारी फिल्में बनी जब कला आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद भी और आज तक भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है। हुँ, तो ये मानना कि उसके पहले और उसके बाद जैसी कोई विभाजन वाली रेखा कोई खींची जा सकती है, ऐसा हुँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और जहाँ हुँ, तक इन दोनों को सत्यजीत रे के द्वारा ले लेने की बात है, बात हुँ, घूम फिर करके फिर वहीं आती है, एक्टिंग पर, कला एक्टिंग पर। पे। वो चाहे रोल डाकू का हो, वो चाहे कोई भले आदमी का हो, चाहे वो किसी निरीह आदमी का हो, चाहे किसी का भी हो, जो उस
कैरेक्टर में घुस करके उसको प्ले कर सकता है, वही समझिए कि बड़ा एक्टर है। तो लोग एक्टिंग की तरफ जाते हैं, बाकी चीजों की तरफ नहीं। जैसे इस फिल्म में जो ये बात है, उसमें भी सब आप जो कह रहे हैं बात सही है, सारे कैरेक्टर अपनी जगह बहुत सही बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को लेने की बात भी हुई थी। और शराफत की बात यह है, शराफत ही कहनी चाहिए, फिल्म के डायरेक्टर से पूछिए कि भाई क्यों नहीं लिया, फिर बाद में क्या हुआ। तो उन्होंने ये कहा है, सिप्पी साहब ने, कि मुझे ये लगा कि बहुत बड़े बड़े स्टार मेरे पास ऑलरेडी हैं जिनको संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। अब एक स्टार में और लेके अपनी मुसीबतें बढ़ाऊं और न संभाल पाऊं उन्हें, तो कैसा रहेगा। फिर इसलिए मैंने उनकी जगह अमिताभ को लिया, और अमिताभ उस समय जंजीर कर चुके थे। जंजीर कर लेने की वजह से सलीम जावेद को ये अंदाजा हो गया था कि ये आदमी बहुत समर्थ है। इसके अंदर वो एक्टिंग वाली बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक्टिंग की का दम इसमें है। जबकि शत्रु के लिए ये कहा जाता था, फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों ये बात थी कि रमेश सिप्पी ने उनको लिया इसलिए नहीं कि वो स्टार हो चुके थे उन दिनों, और उनकी देर से सेट पर आने की को एक तरह का गर्व मानने की जो बात उनमें बात तक भी चली, वो शुरू हो गई थी, टाइम पर नहीं आते थे। और दूसरा ये कि उनकी जो अभिनय शैली थी वो लगभग एक दायरे में बंद हो गई थी, जिसमें खामोश सबसे बड़ी बात है, इससे आगे वो निकल नहीं पाए। जबकि अमिताभ को उन्होंने वो संभावनाएं देख ली थी कि आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो चीज लोग फिर सलीम जावेद ने अपने आगे की फिल्मों में बहुत बार उन्हें रिपीट किया। तो कुल मिलाकर के बात सूझी में आती है। संजीव कुमार तो खैर इसमें कोई शक ही नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं। एक बार अरविंद कुमार जी ने एक माधुरी में एक ये पोल किया था कि अभिनय सम्राट किसे कहा जाए, किसको मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो सब ने ये कहा कि ये तो पहले से तय है, दिलीप कुमार हैं, उनके अलावा और कौन हो सकता है। लेकिन पोल का रिजल्ट क्या आया, उसमें सब ने कहा कि अभिनय सम्राट अगर कोई है इसमें तो संजीव कुमार है। तो उनमें इतना पोटेंशियल था और उन्होंने बार बार प्रूव किया इस बात को। जी, बहुत अच्छे एक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे। एक आखिरी सवाल मैं अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ ही करना चाहता हूँ। ये आखिरी सवाल है, संक्षेप करके हम लोग, संक्षेप में वाले चाहे तो जवाब दे दें, उसके बाद समाप्त करेंगे। अमिताभ बच्चन का सवाल इसलिए कि जब अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, तो उनकी आनंद और बॉम्बे टू गोवा में उनको देखा गया था, और जंजीर तुरंत रिलीज हुई थी, कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी और वो हिट हो गई थी, उसका भी प्रभाव था। लेकिन अमिताभ उस कोई बहुत बड़े स्टार नहीं हुए थे। लेकिन शोले जब रिलीज हुई और 2 साल बाद चूंकि रिलीज हुई, तो अमिताभ का प्रभाव बन चुका था, इमेज एक बन चुका था दर्शकों के बीच। जी। शोले को सफलता जो मिली उसमें बहुत सारे कास्ट हैं, जैसा कि हम लोग भी चर्चा कर ही चुके हैं। उसमें एक अमिताभ बच्चन को भी काफी गंभीरता से लिया गया, काफी इसलिए क्योंकि उनका भी एक प्रभाव बन चुका था। वो बिल्कुल उस रूप में नए कलाकार नहीं थे, इस वक्त उनको लिया गया था। और यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि शोले से अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन शोले दोनों को जब हम जोड़ते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो इसकी याद अवश्य आती है। जी हाँ, ये बात सही है कि उस समय जिस समय उनको लिया गया था, लिया क्या गया था उस समय, जैसे मैंने बताया आपको, शत्रु की बात भी हो रही थी, औरों की बात भी हो रही थी, और सारे चरित्र जो है ना, वो कई लोग ऐसे हैं जो ठाकुर प्ले करना चाहते थे। जैसे धर्मेंद्र है, उन्होंने ये कहा था कि ये ठाकुर का रोल मैं करूंगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर की है, तो ये दोनों तो साइड में हैं। तो तब ये कहा जाता है कि उन दोनों उनका बड़ा रोमांस हेमा के साथ चल रहा था, और सिप्पी साहब ने उनको ये कहा कि ठीक है कीजिए, तो जो हीरोइन है या हेमा है वो दूसरे के पास जाएगी।
तो ये कह करके उनको मनाया गया वो रोल ना करने के लिए। हालांकि धर्मेंद्र ने इस बात को नहीं माना है। वो ये कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, थोड़ा चुलबुला, थोड़ा चंचल, थोड़ा ये, वो रोल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मैंने वो खुद चुना। और धर्मेंद्र की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी। उन्होंने रिकमेंड किया कि अमिताभ बच्चन को लिया जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास काम ज़्यादा नहीं था। और अमिताभ ने खुद धर्मेंद्र से बात कही थी कि मेरे पास काम नहीं है, कहीं हो तो मुझे बताना। तो उनके कहने पर उनको लिया गया था। पर यह बात ठीक है कि रिलीज होने तक उनकी इमेज बन गई थी। फिल्म शुरू होने के समय नहीं, रिलीज शुरू होने होने के के समय तो ये नहीं था। तब तक जंजीर रिलीज हुई थी। अमिताभ को इन्होंने, सलीम जावेद ने देखा था और उनको वो अच्छे लगे थे, लेकिन आम पब्लिक तक उनका प्रभाव जो बना वो धीरे धीरे दूसरी और फिल्में आई और ये हुआ, खासतौर से जंजीर से। तब उनको इस वजह से लिया गया था। हालांकि प्रकाश मेहरा को भी ये फिल्म सुनाई थी जब सलीम जावेद ने, और उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो कोई कहानी नहीं है, समझ में नहीं आती क्या है ये। तो बहुतों ने रिजेक्ट किया। सिप्पी साहब को ये लगा कि जो भी नई बातें वो कहना चाहते हैं, चीज़ को नए तरीके से करना चाहते हैं, विदेशी जिस तरह से फिल्मों में होती है वेस्टर्न जिसको कहते हैं, जिसमें घोड़े हैं दौड़ते हुए चले आते हैं और ये होते हैं जंगल में दौड़ रहे हैं घोड़े और गिर रहे हैं और उन पे आदमी आ रहा है और फिर उनकी वजह से सफल हो रहा है, वो सब चीजें वो हिंदुस्तानी पहली ऑडियंस बार को लोगों ने देखा था शोले। शोले में पहली बार लोगों ने इतना बड़ा कैनवस देखा इतना और इतनी बड़ा सारी, कैनवस इसी में देखा हो, हॉलीवुड जैसा। है ना, तो तो वो लोगों को बहुत कुछ नया लगा जो उन्होंने बहुत कुछ आकर्षित कर चीजें बहुत सारी चीजें। जो वो थी वो सब सिंबॉलिकली नया। सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली एक चीज सामने आ जाती है। खत्म कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। जी 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 सिंबॉलिकली एक चीज इसमें आ जाती है कि वो गांव जो है बड़ा ही जी हाँ विकसित गांव, बड़ा ही विकसित गांव जैसा दिखाई देता है। पानी की टंकी है। हाँ उस जमाने में मुझे नहीं अंदाजा है कि शायद गांव में कहीं पानी की टंकी होगी जिस पर धर्मेंद्र कहते चढ़ के कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा। वो वो ऐसा। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ जी कि बस्ती जो है इतनी खूबसूरत कन्या है और वो इलाका डाकुओं का है और उसको खौफ नहीं है और वो तांगा चलाती है बेखौफ। महिला जी हाँ सशक्तिकरण भी है, जी विकसित गांव का भी है या महिला सशक्तिकरण भी है। जी 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 सलीम जावेद ने जो गांव बुना है और कथानक जो बुना है, ये आज से 50 साल पहले जिसकी जरूरत आज महसूस हो रही है, जो कैंपेन आज चल रहा है विकसित गांव महिला सशक्तिकरण, वो जी 50 साल जी पहले खुले में दिखाई दे गया, उसकी झलक देखने को मिली। हाँ ऐसा था। वो तो गांव था, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तो वो जगह एक ऐसी चुनी थी जहाँ कुछ भी ना हो। पानी की टंकी का तो तब सवाल ही नहीं था ही नहीं वो। और उस समय भी दो टंकियां बनाई गई थी। जी एक जी। टंकी बड़ी जिसमें ऊपर जा करके वो सारा नाटक करता है, और फिर आप देखेंगे तो उसी में क्लोजअप भी हैं, हाँ, उसी वाले सीन तो में जी जी जी। क्लोजअप भी हैं। तो उसके लिए वो छोटी वाली टंकी में शूट करते थे फिर उसको। हम्म, तो इस तरह से उन्होंने वो बनाई। और बाकी जो हेमा का चरित्र है जो इन्होंने बनाया, या विधवा विवाह का है, ठीक है, हाँ हाँ, उन्होंने वो भी तो नहीं उसमें थी। उन्होंने तो ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जिससे जी जी मनोरंजन न हो सके या जो पब्लिक पर प्रभाव डाल सके। जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेन रॉबरी वाले, वो द ग्रेट रॉबरी वाली फिल्म वो पूरी वो ले आए। मैकेनाज गोल अच्छा था, उसको ले आए। जो चीज अच्छी लगी हिंदू मुस्लिम एकता में, जो इमाम साहब हैं जो मस्जिद में जी जाते हैं, जिनको एक हिंदू लड़की है माँ रोज जी मस्जिद तक ले जाती है और उतार लाती है, जो जो वो जी कहते जी हैं जी गांव के लिए मेरे बेटे दो और होते तो मर जाते तो बहुत अच्छा था, जी वो जी भी है। जी जी, वो भी धर्मेंद्र है और जी रेमा का रोमांस भी है। जी और उस समय जया प्रेग्नेंट थी जिस समय ये जी। शूटिंग हो रही थी। अमिताभ बच्चन कई बार कहते हैं कि मेरी बेटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो उसमें तो अभी केबीसी में कहा था उन्होंने कुछ समय पहले। तो उसमें भी कहा होगा कि ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो हम लोग सुनते हैं, बहुत जगह कही होंगी उन्होंने, और जगह भी आई होंगी, ऐसा नहीं कि हम ही को मालूम है। तो ये हाँ, बार बार कही होंगी उन्होंने। तो ऐसा कोई भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं
जो कुल मिलाकर 56 भोग जो आपने बताया ना, कुल मिलाकर के ये 56 भोग शोले में सीपी साहब ने परोसा और भरोसे दर्शकों ने भरपूर स्वाद लिया और बहुत ऐसा स्वाद लिया कि जो वो स्वाद अभी भी बरकरार है, वो कभी भी लगता नहीं है कि वो स्वाद कभी खत्म होने वाला है। आज भी होटलों में 56 भोग की थाली मिलती है ना, मिलती है आज भी बिल्कुल। उसके लिए लोग जाते हैं ना, आज उसका भी क्रेज मिलती कुछ अलग ही है, उसका क्रेज कुछ अलग ही है। है, अलग ही है और बिल्कुल। दर्शक दर्शक शायद हिंदुस्तानी दर्शक जो है यही 56 भोग वाली फिल्में देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स ने तो शोले को रिजेक्ट कर दिया था और दर्शकों ने उसको स्वीकार किया। फिर बाद में शोले पर न जाने कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। ये अपने बहुत आप में बहुत बहुत हुआ है। खास इस फिल्म को लेकर के। जी विनोद सर, हाँ। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने चलिए, बहुत धन्यवाद। पर्दे के पीछे की बहुत सारी जानकारियां दी जी हमारे दर्शकों को। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा दर्शकों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों जरूर तक देखना, पहुंचाएं और बिल्कुल खुद भी बिल्कुल। पूरा देखें। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम लोग फिर किसी मुद्दे पर, धन्यवाद। किसी खास जरूर जरूर। फिल्म पर बात धन्यवाद। करेंगे। आपको कष्ट देंगे। जरूर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह बातचीत शोले के बारे में, शोले के पर्दे के पीछे की कहानियां और शोले का सामाजिक महत्व क्या है, शोले का राजनीतिक महत्व क्या है, इन सभी चीजों के बारे में विनोद तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार से बताया है। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी कि जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।